बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, किस तरह से जो मौजूदा फॉर्म में हमारे पास पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है उसको हम देख रहे थे कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, क्या इसमें मॉडिफिकेशन की, मेंडलीव का वर्क किस तरह से हेल्पफुल हुआ और मूज़ले ने किस तरह ज़्यादा इनोवेशन की और लेटेस्ट फॉर्म में हमारे पास पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे, एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह को डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर उसके बाद हम मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर, फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्सेंस और हाइड्रेशन एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें डेफिनेशन पता ही है, व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड, यानी दोनों केसेस हो सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी अलग थलग आपका एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आपके पास फ्लोरीन है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो F नेगेटिव बनता है -337 किलो जाउल पर मोल। आपके पास ऑक्सीजन है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो, O-1 बनता है -141 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। आप O-1 से O-2 यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी मालूम करना चाहते हो तो O-2 बनता है 780 किलो जाउल पर मोल एनर्जी अब के बाद एब्जॉर्ब हुई है। याद रखिएगा, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन अगर होता है तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली होता ये है कि जब एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुका है, पहले ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है, जबकि यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फैक्टर अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज़, ठीक है, तो एटॉमिक साइज़ जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। हाँ, एटॉमिक साइज़ का देखें जी, एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली रिलेटेड होना चाहिए, जितना बड़ा साइज़ उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर आप ट्रेंड्स की बात करो, यू नो कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, ठीक है। मैंने कहा साइज़ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो फिर इसका मतलब है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। इसी तरह इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखें जी, इन अ पीरियड ये एटॉमिक साइज को क्या हो रहा है जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है।
तो ये बेसिकली ट्रेंड्स हैं, लेकिन इसमें एक एनोमलियस बिहेवियर भी पाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखें तो ये थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर है। तो -347 या 349 लिखी जाती है लिटरेचर में इसकी। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, याद रखिएगा। क्या है, आपको आ सकता है किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। भाई देखें, अगर हम ट्रेंड बता रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है तो फिर तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें इरेगुलर बिहेवियर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम कम हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ज़्यादा हो रही है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा इस करैक्टर के बारे में बताया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगेन हम देखते हैं एलिमेंट्स that tend to lose electron are called electropositive elements, और electropositive elements को क्या बोलते हो आप? metals। ठीक है जी। तो मेटालिक करैक्टर अगर आप देखें तो मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल का लेफ़्ट पार्ट और मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल तमाम मेटल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी मसलन आपके पास सोडियम एक मेटल है, तो इनकी एक और प्रॉपर्टी भी क्या है कि सोडियम के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन करैक्टर। ठीक है, बेसिक इन करैक्टर। कैसे भाई, आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करो Na2O + H2O, यू विल गेट 2NaOH। दिस इज़ अ बेस। ये हमारे पास प्रूफ है कि मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर, ये एक और प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर या मेटल्स की, कि वो बेसिक करैक्टर होता है उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का। इस तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो आम तौर पे अपर राइट कॉर्नर पे होती हैं, यानी अपर राइट कॉर्नर जो पीरियोडिक टेबल का है। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स के अंदर मसलन आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाईली इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सल्फ़र, एक और प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, तो दे आर अगर आप देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। SO3 + H2O, आपके पास H2SO4 बनेगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हाइड्रोक्साइड जो है, एसिडिक इन करैक्टर व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमने ये कहना था कि ये मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। आम तौर पे टॉप टू बॉटम जो है, आम तौर पे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस नॉर्मली आम एलिमेंट्स में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। लेकिन अगर आप देखें मेटालिक करैक्टर ऑफ उनमें कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई भी आप ट्रेंड सेट नहीं कर सकते। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के बेसिक होते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नॉलेज को आप आयनाइजेशन एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और एक और ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, तो इन दोनों के दरमियान आपको पता होना चाहिए किस तरह से हो सकती है बॉन्डिंग। भाई एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ करता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है, तो क्या बॉन्ड बनेगा, आयनाइजेशन एक की कम, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, तो एज ए रिज़ल्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिकली हमें बताते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद हैं।
आमतौर पे अगर आप देखो शॉर्ट पीरियड्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ रही होती हैं। मसलन लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, बेरिलियम में 2 बना रहे हैं, बोरोन में 3 बना रहे हैं, कार्बन में 4 बना रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये देखिए जी, पीरियड 1 में 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर लिथियम, पीरियड 2 में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। आप देखिए बिल्कुल टॉप पे चला गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या वजह है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको वैसे ही पता है कार्बन और डायमंड वगैरह की स्ट्रक्चर। फिर एकदम से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिरते हैं। अगर आप देखो, ये देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सारे मोनोटॉमिक गैसेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिलो आ गया है। इस तरफ आपने बॉइलिंग पॉइंट लिया और इस तरफ आपने पीरियड नंबर लिए हुए। फिर तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जीज जैसे जैसे बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप पे जा रहे हैं। फिर फास्फोरस का इससे काम, सल्फर का इसके इक्वली है, क्लोरीन एकदम कम हो गया, गैस है क्लोरीन, आर्गन भी गैस है, पोटेशियम और कैल्शियम फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। हमने ये कंक्लूड किया, ये मुख्तलिफ पीरियड्स में किस तरह से होता, ये है कि 1 से लेकर के ग्रुप 1A से लेकर के ग्रुप 4A तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग बढ़ रही है। आप देखो, आपके पास है सोडियम 1 बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर जा रहा है। अप टू द मिडल, अप टू द 4 यानी 4 ग्रुप तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से। फिर 5 से लेकर के 8 तक यूं कह लो कि डिक्रीज कर जाता है। उसकी ये है कि अब 5 के बाद आप देखें, मसलन अगर आप 5 में जाते हैं, यहाँ फास्फोरस है, ये 4 ग्रुप तक है, सिलिकॉन, कार्बन 4 तक है, 5 में नाइट्रोजन शुरू हो जाता है। तो एकदम मॉलिक्यूल डायटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंट पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं और उनके अंदर डायटॉमिक फॉर्म आ जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नियान वगैरह, इन सब के अंदर। ठीक हो गया। इन ग्रुप क्या होगा जी? इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है जी। भाई देखें, सोडियम टू सोडियम ये साइज है, ठीक है, पोटेशियम टू पोटेशियम साइज बड़ा हो रहा है, रुबिडियम टू रुबिडियम और साइज बड़ा हो रहा है, ये दरमियान में हम साइज बता। अच्छा, इसको तोड़ना आसान है, इसको मुश्किल है, इसको आसान और भी आसान, इसको और भी आसान। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बाइंडिंग एनर्जीज वीक पड़ रही हैं। इसका मतलब है इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है टॉप टू बॉटम। अब देखो, ये ग्रुप है, इस तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और इस तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, दूसरे ग्रुप के अंदर मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, ये थोड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखिए जी, जितना छोटा बॉन्ड है, Be टू Be मैं कहता हूँ छोटा बॉन्ड है, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम उससे बड़ा है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। याद रखिएगा, कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से कम होना चाहिए था, लेकिन कैल्शियम की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऐसे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। हम अभी सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वैसे क्या होता है? फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखी जाए फर्स्ट 2 ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे चंक ऑफ द मेटल, पूरे पीस के ऊपर अवेलेबल जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बस
लिथियम से सोडियम की ज़्यादा है, सोडियम से पोटेशियम की ज़्यादा है, पोटेशियम से रुबीडियम और सीजियम वगैरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा हो रही है टॉप टू बॉटम। इसी तरह बेरिलियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से कैल्शियम और कैल्शियम से स्ट्रोंशियम और बेरियम ज़्यादा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ने पर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं। जबकि नॉन मेटल लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें थोड़ा उल्टा ट्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैड कंडक्टर है, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ इनका मेटालिक करैक्टर कंपैरेटिवली बढ़ता है। बड़ा साइज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज होते हैं, वैलेंस। तो इसलिए हम कहते हैं इनमें ये पहले दो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है, और फ्लोरीन, क्लोरीन और इस तरह नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, रेडान वगैरह में भी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब बढ़ तो नहीं, कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि बढ़ती है, यानी इसका और इसका उलट ट्रेंड है। इसके बाद अगर आप देखो ट्रांजिशन मेटल में याद रखें कॉपर, सिल्वर और ऑरम गोल्ड, यानी सिल्वर सोना चांदी और ये कॉपर जो है, इन सब के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं ये। इनको हम कॉइनेज मेटल्स का नाम भी देते हैं। और बाकी ये याद रखिएगा ट्रांजिशन मेटल की जो ये डी सीरीज़ है ये आम तौर पे हाईली कंडक्टर हैं, लेकिन इनका कोई दीन ईमान नहीं है, यानी कोई आप ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, अब्रप्ट चेंजेस आ सकती हैं, ये आम तौर पे अच्छी कंडक्टर हैं। फिर आप अगर देखो पांचवा और छठा ग्रुप जो है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र फैमिलीज़ जो हैं उनमें बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन डाउन जो ग्रुप होते हैं वो अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ ग्रुप 5A और 6A के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन कंडक्टर हैं, नीचे वाले इतने कंडक्टर हैं जितने के फर्स्ट ए ग्रुप के कंडक्टर हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कोई चौथे ग्रुप की अगर बात करें, कार्बन की दो आपके पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है ग्रेफाइट और एक है डायमंड। ठीक है, डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, sp3 हिब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, यानी कोई भी चारों में से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर। जबकि इसी की एलोट्रोप कार्बन की एक ग्रेफाइट है जिसमें हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये देखो, ये हर एक एक कार्बन है, आप देखें यहाँ पे हर कार्बन के बेसिकली 3 बॉन्ड हैं, चौथा बॉन्ड जो है या चौथा इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ फ्री। ठीक है जी, चौथा फ्री है, यहाँ पे 3 है जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, जबकि डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर। एक ही एलिमेंट के ये 2 डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अपेरेंट चार्ज है, ये याद रखिएगा, परमानेंट चार्ज नहीं है, अपेरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी। अब स्पीशी भी क्या क्या है, ये हो सकता है केटाइन हो सकता है एनाइन हो सकता है फ्री एटम हो सकता है आयनिक कंपाउंड हो, और उसके अंदर एलिमेंट के ऊपर या हो सकता है स्पीशीज़ का फ्री एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, इन कंपाउंड हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, उसके ऊपर अपेरेंट चार्ज नॉट ए परमानेंट चार्ज याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मसलन एक बात याद रखिएगा, फ्री एटम जो होता है, मसलन जिंक है फ्री एलिमेंट है, ठीक है, कैल्शियम है फ्री है, सोडियम है फ्री है, फ्री एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर किसी आयन की बात करो तो उसकी ऑक्सीडेशन इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन। मसलन आपके पास सोडियम आयन है
क्लोराइड आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सल्फेट आयन है या रेडिकल है, ये जो उसके ऊपर चार्ज है इसके इक्वल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक हो गया। आम तौर पे हाइड्रोजन की +1 जबकि हाइड्राइड में हाइड्रोजन की -1 होती है। ऑक्सीजन की हमें पता है नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन -2 पे है, ठीक है। पर ऑक्साइड के अंदर मसलन H2O2 इसमें ऑक्सीजन -1 में है, और सुपर ऑक्साइड में KO2 इसमें अगर K2O अगर आप देखें KO2 ऑक्सीजन -1/2 में है। याद रखें नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। OF2 के अंदर देखें फ्लोरीन -1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी इंटरेस्टिंग, OF2 के अंदर ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। आम तौर पे ग्रुप 1 के एलिमेंट जो हैं उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप देखो लिथियम +1 में, सोडियम +1 में, पोटेशियम +1 में, रुबिडियम और सीजियम +1 में पाए जाते हैं। ग्रुप 2 के अंदर भी इसी तरह आमतौर पे +2 पहले 2 ग्रुप और 3 ग्रुप में आमतौर पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ग्रुप नंबर होता है। मतलब ब्रिलियम, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सब +2 में है। इसी तरह बोरोन, इस एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली पाई जाती है जो कि ग्रुप नंबर है इनका। लेकिन उसके बाद ग्रुप 4 में +- में जा सकती है, 5 में भी इस तरह डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आमतौर पे वी असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बेस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं एलिमेंट को। मतलब ये एक आपके पास है CH4 और ये एक एलिमेंट है CCl4। देखो दोनों में कार्बन है मेन एलिमेंट, +1 हाइड्रोजन है यहाँ पे N2 4 और यहाँ कार्बन -4 है, जबकि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, यहाँ कार्बन +4 है। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। देखिए सेम एलिमेंट है, कभी -4 में कभी +4 में। -4 में तब जब 7 ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और +4 में तब जब 7 ज़्यादा इलेक्ट्रो। इसका मतलब है हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। इसी तरह आप देखो H2S है, SO2 है, SO3 है, H2SO4 है। मसलन ये सल्फ़र की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सुन लें जी, सल्फ़र अगर फ्री है तो उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सल्फ़र का -2 होगा इन केस ऑफ H2S ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, सल्फ़र +4 में होगा। एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6 और सल्फ़र +6। एक हाइड्रोजन +1 × 2, एक ऑक्सीजन -2 × 4, 8 + 2 -8 + 2 +6 सल्फ़र। आप देख सकते हैं सल्फ़र की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। हमने ये असाइन की हैं ऑन द बेसिस कि ये किस तरह के एलिमेंट के साथ अटैच हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह आमतौर पे 7वें ग्रुप में ये कंसीडर किया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारी बुक्स तो यही कहती हैं इनकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ग्रुप नंबर होता है, यानी एक ना ग्रुप इट रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि ये मैं एग्री इससे नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो आपको HCl पढ़ा होगा आपने, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 आप निकाल सकते हैं। एक ग्रुप में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती हैं। ये देखिए +1 है, -2 +1 है, -4 +1 +3
-6 + 1 + 5 -8 + 1 और +7। अगर आप देखो एक ही हैलोजन है क्लोरीन, उसकी +5 +7 +3 और +1, इसका मतलब है एक ग्रुप में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे हेल और नोबल गैसेस को 0 असाइन किया जाता है, हालांकि इसमें भी जो जीनॉन के जो कंपाउंड बने हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जीनॉन का +8 मौजूद है। जब हम XeO4 के कंपाउंड में निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 8 आता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आता है। अच्छा, इसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें आम तौर पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उनका ग्रुप नंबर होता है। ट्रांजिशन मेटल्स में B ग्रुप होता है ना, तो B के अंदर 1 B 2 B 3 B आम तौर पे, नॉट ऑलवेज, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू है या ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू है इट्स ग्रुप नंबर। आमतौर पे ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। यहाँ पे भी बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के आपका कौन सा एलिमेंट है। आप 5वें ग्रुप में अगर जाएं, अगर हम A ग्रुप की बात करें तो 5वें में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह हैं, उसमें -3 +3 +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जा सकते हैं। इस तरह सल्फ़र वाला ये जो 6 ग्रुप था, ये बेसिकली 6A में है सल्फ़र, तो इसके अंदर -2 पाया गया सल्फ़र के अंदर, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादातर ले सकता है सल्फ़र, तो 6 शेयर भी कर सकता है जो इसके पास मौजूद है, +6 की इसकी आ सकती है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी हैं डिपेंडिंग अपॉन द conditions and the type of compound in which the sulfur is present। इस तरह हम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड को असाइन कर सकते। अब हमारा नया टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हम बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed when 1 mole of gaseous element is dissolved in water to make sufficiently dilute solution। यानी फर्दर डाइल्यूशन शुड काज नो हीट चेंज, इतना सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सफिशेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसकी डिपेंडेंस किस पे है? एग्जांपल अगर आप देखो, आपके पास हाइड्रोजन आयन है, आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करो, हाइड्रोजन गैसियस आयन है, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा एक्वस में, तो एनर्जी रिलीज्ड है -1075 किलो जूल पर मोल। दिस इज डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस अगर आप देखो तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है याद रखना है, सिंपल, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन, और इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयन। अगर चार्ज ऑन द आयन ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब ये एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। साइज एलिमेंट का बड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से आयोडीन का, देखिए चार्ज सेम है लेकिन अब साइज़ का हम देख रहे हैं, तो यहाँ इसका और इसका कंपैरिजन आप करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखें जी, हमने कहा कि जब एक गैसियस एलिमेंट जो है वो डिज़ोल्व किया जाए सफिशेंटली डाइल्यूट वाटर का सॉल्यूशन बनाने में, कि उसकी फर्दर डाइल्यूशन शुड कॉज नो हीट चेंजेस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू मेक सफिशेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ज़रा देखो लिथियम
सोडियम पोटेशियम, हम इनका कंपैरिजन देखो, चार्ज सेम है। अब लिथियम का साइज, सोडियम का साइज, पोटेशियम का साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, साइज बड़ा हो रहा है। तो देख लें आप, फॉर लिथियम इट्स 499, फॉर सोडियम इट इज़ 390, फॉर पोटेशियम 305। जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। अब आप मैग्नीशियम की देख लो, इसका साइज छोटा है कैल्शियम से, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है भी, एक ही ग्रुप से हैं, सेम चार्ज बट इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। आप वैल्यू देख सकते हैं, किलो जूल पर मोल में है ये, इन किलो जूल पर मोल। अच्छा अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार्ज सेम, चार्ज का चक्कर नहीं, अब साइज का चक्कर है। ये देखो, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। साइज बड़ा हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ से आप देखो इन सारे एलिमेंट में ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसपे एल्युमिनियम पे +4 चार्ज है, तो वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है इसकी। आपने कहना है चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज के ये डायरेक्टली है और साइज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। ये कुछ एमसीक्यूज देखिएगा। विच हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ऑब्वियसली हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे, जिसका चार्ज मैक्सिमम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी और साइज सबसे छोटा होगा। देखिए जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यकीनन एल्यूमिनियम +3 पे चार्ज बहुत बड़ा है और साइज़ इसका बहुत स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो हमें पता है चार्ज टू साइज रेशो पे ये डिपेंड करती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होगी। विच हैज़ लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। देखें जी, लोएस्ट अगर आप देखें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, चार्ज सेम है, चार्ज की वजह से अब इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब किस वजह से इफ़ेक्ट होगा? साइज़ की वजह से। जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसका सबसे बड़ा साइज और लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होगी। विच वन हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। देखें जी, मेटल्स हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, +1 चार्ज, +2, इन दो में कंपटीशन होगा। तो आप देखो कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, चार्ज फिर सेम। अब कौन सी चीज़ डिसाइडर है? साइज। इसका साइज स्मॉलर है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैग्नीशियम की। अब लास्ट ऑप्शन देखो, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। देखें जी, अभी हम सारा यही बताते आए हैं, चार्ज टू मास रेशो पे या मास टू साइज रेशो पे या चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज टू वॉल्यूम रेशो। कौन सी रेशो है जिस पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है? तो बिल्कुल आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी, आप उधर हेडिंग पे ही देख लें, चार्ज टू साइज रेशो इज डिसाइडर। ठीक है, तो आपका चार्ली ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चार्ज टू साइज रेशो पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं। विच एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। देखें जी, इनमें दो के मैंने चार जोड़े रखे हुए हैं, तो आप देखिएगा, बोरोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम, सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो बोरोन और बेरिलियम सेम नहीं है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, यानी ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। अगर आप मैग्नीशियम देखें तो ये सेकंड का है, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, गैलियम थर्ड का है, हीलियम 8 का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में है, बोथ बिलोंग टू ग्रुप 5, तो आपका ऑप्शन बीटा दुरुस्त होगा। मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बोथ या नॉन। तो यकीनन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और अगर ऑप्शन हो नॉन मेटल्स का तो फिर एसिडिक। नॉन मेटल्स आपको पता है, अभी मैंने लिखा था, नॉन मेटल सल्फर है, इसका ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करो, यू विल गेट H2SO4।
बेसिक ऑक्साइड मतलब सोडियम मेटल है, इसका ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करो, यू विल गेट NaOH, दिस इज़ योर बेस। विच इज़ लॉन्गेस्ट पीरियड? यकीनन 6th पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट वन, याद रखना है। 7th इज़ द इनकम्प्लीट, और ये जो 5th है और 4th है, इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 32 होते हैं, और दिस वन इज़ इनकम्प्लीट। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स? डोब्रेनर, न्यूलैंड, मुज़ले, मेंडलीव। मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल मैथ्स की बेस पे दिया था, मुज़ले ने एटॉमिक नंबर पे, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिया था। आपको याद होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और ये एटॉमिक नंबर की बेस पे और ये एटॉमिक मास की बेस पे दिया। और डोब्रेनर ने ट्राइएड का कंसेप्ट दिया था, 3 के ग्रुप बनाए थे। हु डिस्कवर्ड 8th ग्रुप? तो यकीनन 8 ग्रुप, मेंडलीव ने ग्रुप तो डिस्कवर किए, लेकिन उसको 8 ग्रुप का नहीं पता था। मुज़ले ने ये पॉसिबल किया कि 8 ग्रुप या 0 ग्रुप एलिमेंट्स आर पॉसिबल। अमंग हैलोजेंस विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? भाई टॉप टू बॉटम ये जा रहे हैं जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको रीज़न पता होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कौन सी फोर्सेस बढ़ेंगी? लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, तो यकीनन आपका ऑप्शन आयोडीन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच एलिमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय मेंडलीव दो नॉट डिस्कवर्ड येट? कहता है एक ऐसा एलिमेंट था जिसके बारे में प्रेडिक्शन की, उसकी क्लासिफिकेशन की, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, तो वो ना हाइड्रोजन था, ना सोडियम, ना कॉपर, रादर इट वाज जर्मेनियम। नोबल गैसेस आर नेम्ड सो बिकॉज, क्यों इनको ऐसे नाम रख दिया गया है? क्योंकि ये नर्ट है, 0 ग्रुप एलिमेंट है, और या फिर ये कम्प्लीटली फिल्ड है, या फिर ये सब बनता है, ये ऑल ही आएगा आपका ऑप्शन। मुज़लेज लॉ इज़ बेस्ड ऑन, मुज़लेज का जो पीरियोडिक लॉ है क्लासिफिकेशन के लिए, वो किस पे बेस कर रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम पे, एटॉमिक मास पे, मास नंबर पे, या एटॉमिक नंबर पे? तो यकीनन एटॉमिक नंबर पे। और अगर यहाँ होता मेंडलीव तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा होता? तो फिर एटॉमिक मास आ जाता, ठीक है, या मास नंबर, ये दोनों ठीक थे फिर। ओके जी।